जो लेसन है वो है ज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। ठीक, इस लेसन में हमने पढ़ना क्या है, हम लोगों देख रहे क्या रहे हैं, यानी हम लोगों ने बचपन से देखा है कि विज्ञान दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ उन्नति कर रहा है। ठीक, रोज कोई ना कोई नई तकनीकी आ जाती है, तो वही क्या है, प्रगति। जैसे अब हम लोग ऐसी प्रगति के बारे में जानते हैं जैसे जो हम लोगों ने देखा हो, उसमें जैसे सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग सब गांव से जुड़े हैं और गांव में खेती सबसे ज्यादा होती है। खेती जब पहले होती थी तो अगर खेत को जोता जाता था, जुताई होती थी, तो उसके लिए पहले किसान किसका प्रयोग करते थे, बैल का। ठीक, बैलों की सहायता से यानी जानवरों की सहायता से खेत की जुताई होती थी। फिर विज्ञान ने थोड़ा सा, यानी विज्ञान ने अच्छी प्रगति की, उस यानी अब जब प्रगति की तो क्या आ गए, ट्रैक्टर आ गए और कई सारे कृषि यंत्र आ गए। ठीक, अब धीरे धीरे किसान ने और प्रगति करी और अच्छे यानी अच्छी क्षमता या ये कह सकते हैं अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर आ गए। ठीक, तो ये क्या है, नवीनतम प्रगति ही तो है। पहले जैसे हमें खेत काटने होते थे तो हम लोग जब खेत काटते थे तो किसका प्रयोग करते थे, यानी लोग मानव श्रम का। मानव श्रम का मतलब पहले व्यक्ति जाता था खेत, और अगर मान लीजिए 1 बीघा खेत काटना है तो उसे 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या गेहूं काटने में हफ्तों लग जाते थे। अब क्या हफ्तों लगते हैं, नहीं लगते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे में 1-2 बीघा गेहूं जो मशीन आती है, हार्वेस्टर मशीन, उसी से कट जाते हैं, काट देती। और अब ये भी भूसा अलग कर दिया, गेहूं अलग कर दिया, और साथ में गेहूं एक बार में एक ही, यानी आप अगर ट्रॉली में भरना चाहे तो ट्रॉली में एक भर देती है, या जमीन में हमने कोई व्यवस्था यानी कर रखी है, जैसे पॉलीथीन या तिरपाल वगैरह डाल रखा है, तो उसी पे एक जगह पे एकत्रित भी कर लेते थे साफ गेहूं बढ़िया। ठीक, पहले ये क्या व्यवस्था होती थी, नहीं होती थी। तो ये क्या है, विज्ञान की प्रगति तो है। विज्ञान ने तकनीकी में बदलाव किया और अच्छी अच्छी नई नई तकनीकें लाए, जिसकी सहायता से हमें क्या फायदा हो रहा है, हम किसी भी कार्य को आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में कर पा रहे हैं। ठीक, वही यहाँ पर इस लेसन में जो प्रगति की गई है उसी के बारे में यहाँ बताया गया। जैसे विभिन्न क्षेत्रों एवं तकनीकी की नवीनतम प्रगति, यानी विभिन्न क्षेत्रों में जो नवीनतम प्रगति हुई है। जैसे संचार के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, संचार का मतलब क्या है, आने जाने में। संचार से जब संचार की बात की जाएगी तो संचार से तात्पर्य केवल यही नहीं होगा कि हम फोन के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, पहले टेलीफोन से बात करते थे, अब मोबाइल फोन आ गए, केवल यही नहीं है। संचार उन सभी माध्यमों से ले लिया जाएगा जिसमें किसी भी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान हो रहा हो। ठीक, जैसे अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो अब हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे अब हमारे पास साधन उपलब्ध है। साइकिल से जाना चाहे तो हम साइकिल से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से जाना चाहे तो मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, और यदि हम कार, एरोप्लेन, है ना, पानी वाले जहाज, ट्रेन, जिस साधन से जाना चाहें हम जा सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, संचार के माध्यम में बदलाव ही तो है। इसके अलावा जैसे खेती करना जो हुआ, ये भी संचार में ही आ सकता है। इसके अलावा जैसे हमें बातचीत करनी है किसी से, पहले क्या होता था, अगर गांव में कोई हादसा हो गया और मामा के यहाँ खबर भिजवानी होती थी तो किसी न किसी से कहा जाता था। अब पता लगा दादा मरे आज, और दादा की खबर मामा के यहाँ पहुंची हफ्तों बाद, फिर 1 महीने बाद पता लगा मामा जी या कोई आए, और फिर 1 महीने बाद रोना धोना चालू, यानी शोक मना रहे हैं। तो ये स्थिति अब क्या है, तुरंत फोन किया
देश विदेश में चाहे जहां हो उसी दिन पहुंच आते हैं, है ना। तो ये एक प्रगति है विज्ञान और तकनीकी में। ठीक, इसके बाद अंतरिक्ष में भी नई नवीनतम प्रगति हुई है। अंतरिक्ष में प्रगति से नए नए सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं। अब उनके माध्यम से, जैसे पहले हम लोग कहते थे नेटवर्क नहीं आ रहा है, ठीक, अब ऐसी स्थिति नहीं होती है। अब यही हो सकता है कि हाँ सर्वर डाउन हो, है ना, ये हो सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, क्योंकि अच्छी उन्नत किस्म के सैटेलाइट पहुंच गए। और वो क्या करते हैं, मोबाइल कंपनी यानी मोबाइल में रिसीवर लगा है, यानी अंतरिक्ष में सिग्नल भेजे गए, अंतरिक्ष से टावर पे आए और टावर से हमारे मोबाइल में है, जिसकी वजह से हम जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अब जैसे हमें मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है और हमें रास्ता नहीं पता है, तो हम गूगल मैप का प्रयोग कर सकते हैं। वो भी सैटेलाइट से जुड़ा है, यानी अंतरिक्ष में सैटेलाइट जो भेजे गए उनकी सहायता से। साथ ही पहले हम सिर्फ अपनी पृथ्वी के बारे में ही जानते थे, ठीक, लेकिन अब क्या है, अन्य ग्रहों के बारे में भी हम लोग जान गए। उसके लिए जैसे अभी कुछ समय पहले एक मिशन भेजा गया था, चंद्रयान। ठीक, क्यों भेजा गया था, तो चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पे भेजा गया था वहाँ की जलवायु जानने के लिए, कि वहाँ की जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, वातावरण कैसा है, वहाँ का व्यक्तियों के रहने योग्य है या नहीं है। ठीक, इन सभी के लिए वहाँ पे क्या, इनकी जानकारी के लिए तो भेजा गया था। तो ये क्या है, विज्ञान की प्रगति ही तो है। साथ में रक्षा और प्रतिरक्षा। रक्षा का मतलब क्या हुआ, रक्षा प्रतिरक्षा। जैसे हमारे देश में सुना होगा, पहले जब युद्ध हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, तो किससे लड़ते थे, तलवार हुआ, भाला हो गए, तीर, है ना, धनुष, तीर कमान से। अब क्या कोई तीर कमान से लड़ने जाता है, पता लगा जब तक तुम पास में तलवार लेके पहुंचे, सामने वाले ने बंदूक से दाग दी गोली, खत्म, पहुंच ही नहीं पाए, तो तलवार ऐसे करते रह गए, है ना। यहाँ जो है ईश्वर को प्यारे हो गए। अब क्या हुआ, रक्षा का मतलब क्या है, कि हमारे देश की रक्षा, सुरक्षा या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उन्नत प्रकार के हथियार तकनीकी के माध्यम से, यानी तकनीकी का प्रयोग करके अच्छे किस्म के हथियार बनाए जा चुके हैं। ठीक, इसके साथ ही चिकित्सा। अब चिकित्सा में कैसे बदलाव हुआ, चिकित्सा यानी जैसे पहले बहुत सारे व्यक्ति बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से मर जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी, इलाज समय पर नहीं मिल पाता था। अब चाहे जो बीमारी हो, लगभग हर बीमारी का किसी न किसी माध्यम से इलाज संभव है। जैसे अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी महामारी आई, कोरोना, है ना, और जब आई तो हमारे वैज्ञानिकों ने 2 ही साल में उसके टीके बना के तैयार कर दिए और सभी व्यक्तियों को वो कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी। ये क्या हुआ, तकनीकी का ही तो प्रयोग हुआ था, कि जो हम इतने कम समय में वैक्सीन बना के पूरे भारत देश के लोगों तक पहुंचा सके। कृषि के क्षेत्र में बता चुके हैं, इसमें कोई अब या इसमें देखते भी हो, जैसे अच्छे प्रकार के कीटनाशक आ गए, अच्छे उन्नत किस्म की बीज आ गए, जिनकी सहायता से हम अच्छी से अच्छी पैदावार अब ले पाते हैं। उद्योग धंधे, परिवहन का मतलब, परिवहन से क्या तात्पर्य है, परिवहन यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए जो गाड़ियां, जो वाहन प्रयोग किए जाते हैं वो। ठीक, उद्योग, विनिर्माण, जैसे घर वगैरह बनाना हुआ, ये इनमें भी पहले क्या कच्चे मकान हुआ करते थे, अब क्या किसी के कच्चे मकान हैं, अब नहीं, धीरे धीरे अब लगभग सबके पास पक्के मकान हो गए। ठीक, इसके बाद ऊर्जा, व्यापार में भी काफी बदलाव आ गया। ठीक, शिक्षा में, अब शिक्षा और सूचना में कैसे बदलाव आया। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो सिर्फ एक किताबों का माध्यम होता था, और जिन शिक्षकों से, जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के शिक्षकों से या आसपास के शिक्षकों के बाद से हम मदद ले पाते थे। अब क्या है, अगर हम कोई प्रकरण पढ़ रहे हैं
कोई विषय पढ़ रहे हैं और हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे विभाग ने यानी तुम लोगों के लिए सबसे पहले एक ऐप बना रखा है। ऐप का नाम क्या है? दीक्षा ऐप। उसमें बुक में एक QR कोड बना हुआ है, उस कोड को स्कैन कीजिए दीक्षा ऐप पर, और जो हम लेसन पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में विस्तृत पाठ हम उस पर पढ़ सकते हैं। ठीक, ये क्या है? तकनीकी में ही तो, तकनीकी का प्रयोग करके ही तो हो रहा है। और ये ऐसा संभव अच्छे जब क्या हुआ, बदलाव हुए। जैसा कि आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि कैसे विज्ञान और तकनीकी ने हमारे दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है, यानी हम लोगों ने पिछली क्लास में ये पढ़ लिया है, विज्ञान और तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा था कि वैज्ञानिक नियमों का प्रयोग करके अच्छे अच्छे उपकरण बना लिए गए। ठीक, और उन उपकरणों का प्रयोग क्या हो रहा है, उन उपकरणों की सहायता से मानव जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ? अब वो कम समय में अधिक काम कर सकता है और अधिक कुशलता के साथ कर सकता है और अच्छा कर सकता है ये। ठीक है, इसी क्रम में हम विज्ञान एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई नवीनतम परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। विज्ञान अपने हर नए अनुसंधान के साथ दैनिक जीवन को सरल एवं उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। ठीक, यानी ऐसा नहीं है कि विज्ञान ने थोड़ी सी तरक्की कर ली, जैसे मोबाइल अच्छा सा बना लिया और मोबाइल बनाने के बाद ये नहीं कि हमारे वैज्ञानिक रुक गए, उसमें और परिवर्तन ढूंढ रहे हैं और क्या बदलाव हो सकता है, यही तो हो रहा है। तभी तो पहले सुना था 2G आया, फिर 3G आया, 4G आया, 5G आया, अब 7G आ रहा है। तो ये है ना, तो ये क्या है? बदलाव ही तो है। और ये निरंतर क्या हो रहा है? अनुसंधान निरंतर, यानी विज्ञान प्रगति कर रहा है और उसके लिए प्रयासरत भी है, उसके लिए प्रयासरत है ताकि दैनिक जीवन को और सरल और अच्छा वातावरण प्रदान करके सरल बनाया जा सके। ठीक, जैसे अभी तुम लोग बड़े बड़े बैग लेके आते हो, सरकार की भविष्य में योजना है कि आप लोगों को स्कूल बैग लाने की जरूरत ही ना पड़े। उसके लिए हर विद्यालय में बढ़िया ICT लैब बनाई जाएंगी, सभी को कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे और पेन ड्राइव मिल जाएंगे। जाओ अपने लैपटॉप में लगाओ, कंप्यूटर जो भी मिले, टैबलेट मिल जाए उसमें लगाओ और उसी में अपनी पढ़ाई कर लो। फिर अपना होमवर्क जो भी है उसी में कंप्लीट करो और फिर चुपचाप पेन ड्राइव जेब में डालो, फिर घर पहुंच जाओ। खाली हाथ आओ और खाली हाथ चले जाओ, यानी नो बैग। यानी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके शरीर से बोझ कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक, विज्ञान एवं तकनीकी के नित नए वैज्ञानिक शोध से अब विज्ञान और तकनीकी के नित नए वैज्ञानिक यानी रोज नए नए शोध, मतलब खोज, शिक्षा। अब जब खोज से क्या हो रहा? संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार और विकास हुआ है। यानी निरंतर खोज या निरंतर शोध किया जा रहा है। शोध का मतलब और अधिक और अच्छा क्या किया जा सकता है उसके बारे में और शोध चल रहा है। ठीक, और ये खोज करते करते जैसे हम देखते हैं कि कुछ नया मिला उसको अपना लिया और धीरे धीरे पुरानी टेक्नोलॉजी को हम हटाते जाते हैं, नई को अपनाते जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से क्या हो रहा है? हम और उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, किसी भी नई तकनीकी के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या तथा कार्यशैली में सुधार आता है। ये तो बात सही है कि यदि कोई नई तकनीकी आ जाती है तो उससे मनुष्य की दिनचर्या और कार्यशैली में सुधार आ जाता है। बिल्कुल सही। जैसे सुना होगा, दादा लोग बताते, हमारे बाबा लोग, कि हम सुबह पहले 3 बजे उठ के खेत जोतने चले जाया करते थे। अब है ना 10 बजे आते थे, तब खाना पान खाते थे और फिर चले जाते थे खेत।
अब क्या ऐसा होता है? अब सुबह 6 से 7 बजे उठे, आराम से गए, ट्रैक्टर से किसी से कह दिया जिसके पास ट्रैक्टर है, और वो ले जाके उसने समय बता दिया कि इस समय हम खेत जोतेंगे, और जाके बढ़िया खेत जोत के चला आता है आराम से, है ना, कम समय में। तो ये दिनचर्या यानी दिन की जो निरंतर क्रिया उसमें बदलाव हुआ। अब हम उसी समय में कोई दूसरा काम कर सकते हैं, उसी समय दूसरा काम कर लेते हैं ना। पहले पता लगा, निर्धारित कर लेते थे आज हमको खेत जोतना है वहां वाला, है ना, तो उस दिन पूरा दिन वही खेत ही जुताई होती थी और कोई काम नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें समय लगता था। जानवरों की सहायता से, गाय जो भैंसा जो होते थे, भैंसा और घोड़े की सहायता, वो बैलों की सहायता से जुताई होती थी, तो उसमें समय तो लगेगा ही। लेकिन अब 1 बीघा हो चाहे 2 बीघा हो, फटाक से गए, 2-4 घंटे में काम करके वापस आ गए, तो समय बच गया ना। तो इससे और कार्यशैली में भी बदलाव आ गया, एक साथ और भी काम कर सकते हैं। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विभिन्न मूलभूत चुनौतियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डटकर मुकाबला किया है। इन चुनौतियों में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि हैं। आइए इन मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य के साथ कृषि, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में जो विस्तार हो रहे हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन करें। यानी अब क्या है, धीरे धीरे जनसंख्या हमारी निरंतर बढ़ रही है। अब निरंतर जनसंख्या बढ़ने का परिणाम क्या है? जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, लेकिन संसाधन निरंतर घट रहे हैं, है ना। हाँ, बढ़ती जनसंख्या, घटते संसाधन। अब इनको पूरा भी करना है, यानी हर व्यक्ति को सुविधा भी देनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ना कुछ तकनीकी का प्रयोग करने के, या तो जैसे अब कृषि में है, पहले जो खेत, जैसे एक घर में खेत बाबा के नाम पे हुआ करता था 5 बीघा, अब बाबा के और लड़के हो गया 5, अब सबके हिस्से में कितना आया? 1 बीघा, है ना। अब पता लगे पापा के हिस्से में, यानी बाबा के हिस्से में थे 5 बीघा, उनके लड़के थे 5, उनके सबके हिस्से में 1 बीघा। अब उनके लड़के पता लगा किसी को 2 हो गए, किसी को 1 हो गया, किसी के 3 हो गए। तो जिसके 3 हो गए, जिसके पास 1, तो उनका तो वही बना रहा। लेकिन जिसके पास 3 हो गए तो क्या हुआ? उनका जो 1 बीघा था वो कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा? 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। अभी जो एक घर में 5 बीघे का अनाज आता था, है ना, वो जब 5 हिस्सों में बटा, तो अब हर घर में, एक व्यक्ति के घर में 1 बीघे का आएगा। और जब 1 बीघे वाले के यहाँ जब 3 बच्चे हो जाएंगे, तो अब उसके यहाँ फिर बट जाएगा, है ना। तो अब इससे पहले 5 बीघे का जब एक व्यक्ति घर में आता था तो आसानी से घर का खर्च चल जाता था, सब कुछ पूरा हो जाता था। लेकिन अब यानी 1 बीघा 3 हिस्सों में बटेगा, पता लगा 1 बीघे में 10 कुंटल अनाज हुआ, या 12 मान लिया, 3 हिस्सों में बांटा, 4-4 कुंटल मिला। ठीक, अब हो सकता है कि 4 कुंटल जो गेहूं जैसे मिला, तो वो पूरा पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है। तो अब उपज बढ़ाने के लिए, या अब जैसे पहले केवल हम लोग क्या कर पाते थे, खेत में 2 ही फसल ले पाते थे, धान ले लिया, गेहूं ले लिया। अब एक साल में हम 2-2, 3-3 फसल, यानी 3-4 फसल ले लेते हैं। ठीक, अब जब 3 से 4 फसल ले लेंगे तो इससे फायदा ही तो हो जाएगा, एक फसल और मिल गई, जिससे थोड़ा पूर्ति हो जाती है। तो ये अब ये जितने भी, यानी जिन जिन क्षेत्रों में विज्ञान और तकनीकी में जो सुधार हुआ है, उसके बारे में हम एक क्रम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संचार के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ। ठीक, संचार के क्षेत्र में बदलाव देखते हैं क्या हुआ। संचार के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ? संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संचार मनुष्य की प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, ठीक, टेलीविजन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा यानी जिसको हम लोग ईमेल बोलते हैं, ईमेल कहते हैं ना, देखो मोबाइल में ईमेल चेक करो क्या खबर आई, है ना। इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए। ठीक, संचार जो मानव के
प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे संचार के क्षेत्र में सबसे पहले आया टेलीफोन, है ना। टेलीफोन एक बड़ा बदलाव रहा कि हम बैठे बैठे एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने स्थित नाते रिश्तेदारों से आसानी से बात करके हम हालचाल एक दूसरे के बात कर सकते हैं, ले सकते हैं। टेलीविज़न था, टेलीविज़न के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, दूर देशों की खबरें घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे अच्छे मनोरंजन वाले नाटक फिल्में देख सकते हैं, है ना। कंप्यूटर की सहायता से जैसे गणना या बहुत सारे काम आसान हो गए। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा यानी डाक सेवा जो होती थी वो पहले पोस्टमैन, यहाँ हम पता लगा जैसे किसी को खबर भेजना होता तो हम लोग क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे, यानी दादा लोगों के समय में, और वो चिट्ठी डाली जाती थी डाक में यानी पोस्ट ऑफिस में, और वो पोस्ट ऑफिस यानी उस डाकिया उसको ले जाके एक डाक से दूसरी डाक में भेजता था, और जब वो डाक फिर उस व्यक्ति को पोस्टमैन लेके जाके देता था, तब जाके हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे खबरें एक लोगों की दूसरे लोगों के पास से मिल पाती थी, यानी हमारी खबर उनके पास पहुंच पाती थी और उनकी खबर हम तक पहुंच पाती थी। लेकिन अब उसके स्थान पे क्या आ गया, ईमेल आ गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास हमें कोई खबर भेजनी है तो तुरंत मोबाइल में टाइप किया और ईमेल कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक डाक मेल भेज कर दिया। और जब इलेक्ट्रॉनिक डाक मेल कर देंगे तो हम उसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक डाक मेल भेज दिया तो जो खबर हम किसी को पहुंचाने में हमें हफ्तों महीनों लग जाते थे, वही खबर अब सेकेंडों में पहुंच जाती है। इधर से ईमेल किया नहीं, उधर तुरंत टन से घंटी बजी कोई ना कोई मैसेज आ गया। तो ये संभव हुआ किसकी सहायता से, तकनीकी और विज्ञान में उन्नति की, है ना। इसके बाद कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सूचना का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने सन 2000 यानी वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट नाम दिया गया। अब ये ध्यान रखना, जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत यानी जो डाक विभाग, डाक सेवा, ठीक, भारतीय डाक विभाग ने नवीन डाक सेवा कब प्रारंभ की। तो नवीन डाक सेवा कब प्रारंभ करी, सन 2001 में, ठीक। अब इसमें क्या था, जिसका नाम यानी इसमें क्या था, अब हम ई पोस्ट कर सकते थे। ई पोस्ट यानी कोई खबर भेजनी होती थी तो हम पोस्ट ऑफिस में जाते थे और इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट कर सकते थे, सेवा भेज सकते थे। अब आगे क्या, 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फोन जुड़ गया। 20वीं शताब्दी यानी ये सन जैसे 19वीं जो जैसे 1980 90 91 92 लास्ट यानी 98 99 तक मोबाइल फ़ोन आ गया। मोबाइल फ़ोन जुड़ गया। मोबाइल फ़ोन तकनीक अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया। जो मोबाइल फ़ोन था, सबसे ज़्यादा जो बदलाव हुआ संचार के क्षेत्र में वो किसके सहायता से हुआ, मोबाइल की। और इससे हुआ क्या कि जो मनुष्य था वो मोबाइल के फ़ोन की सहायता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ बहुत आसानी से जुड़ गया, है ना। आसानी से उसके साथ बात कर सकता था कम समय में, ठीक। 21वीं शताब्दी में यह नई नई तकनीक से सुसज्जित होकर एक नए स्मार्ट मोबाइल के साथ 3G यानी थर्ड जनरेशन एवं 4G फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी के रूप में उपलब्ध है। यानी ये पहले हमारे पास कीपैड के रूप में जुड़ा, ठीक, कीपैड के रूप में जुड़ा। उसके बाद फिर बदलाव हुआ स्मार्टफोन के रूप में, पहले 2G आ गया, फिर 3G आ गया, फिर 4G आ गया, ठीक। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई, वायरलेस फाइडेलिटी एवं वाईमैक्स तकनीकी भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। 3G एवं 4G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टीवी इत्यादि अब मोबाइल फ़ोन पर आसानी से उपलब्ध है।
बिना किसी बाधा के वीडियो क्लिपिंग व मनोरंजन का आदान प्रदान अब संभव हो गया। ठीक, पहले क्या था, अगर हमें जैसे टीवी देखना होता था तो टीवी देखने के लिए हम लोगों के समय में बचपन में क्या होते थे, छत पे एंटीना लगाया जाता था और उस एंटीना से तार टीवी में लगाए जाते थे। तब जाके सिर्फ 2 चैनल आते थे, DD1 यानी दूरदर्शन नेशनल और एक DD2 आता था जिसमें सिर्फ न्यूज आती थी। ठीक, अब क्या एंटीना किसी को बांधना पड़ता है? वो वाला नहीं, अब तो उसके स्थान पे आ गई छतरी और उसमें कई सारे चैनल आ गए विभिन्न प्रकार के। अब रिचार्ज वाली आ गई है ना, तरह तरह के चैनल। फिर मोबाइल में क्या बदलाव आ गया, मोबाइल में कई सारे स्मार्ट फीचर आ गए। अब इसमें वायरलेस इंटरनेट आ गया। वायरलेस इंटरनेट यानी हम एक स्थान पे बैठे बैठे विभिन्न स्थानों की खबरें आसानी से देख सकते हैं। तो था संचार के क्षेत्र में। अब इसके बाद सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ। ठीक, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक, शिक्षा में क्या बदलाव हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना को शुरू किया गया। तो ये याद रखना, ICT योजना की शुरुआत क्यों की गई, तो ICT योजना की शुरुआत की गई शिक्षा में सुधार लाने के लिए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और बढ़ सके। ठीक, इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए। यह योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइड और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है। ठीक, पार करने का सेतु है। सेतु का मतलब क्या है, पुल। ठीक, यानी जोड़ने का एक माध्यम। जैसे पुल का काम क्या होता है, नदी के 2 किनारों को जोड़ना, तो वैसे ही भौगोलिक स्थितियां अलग अलग है। अब हमारे यहाँ जैसे जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर आसपास नदी है, पहाड़ है ना, तो इसकी वजह से यहाँ की जो मौसम जलवायु है वो अलग होगी। मैदानी भाग जो होंगे, मैदानी भाग का मतलब जहाँ पर पहाड़ पर्वत नहीं होंगे, वहाँ का रहन सहन, वातावरण, खान पान, वहाँ की आर्थिक स्थितियाँ अलग होंगी, है ना। तो ये जो है इनकी शिक्षा के माध्यम से हम सभी में क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़ाव। सेतु का मतलब एक दूसरे से जुड़ाव उत्पन्न हुआ। किसकी सहायता से, ICT की सहायता से। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई, यानी शिक्षा का स्तर और बढ़े, इसके लिए क्या किया गया, विशेष योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति की गई जो ICT केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हो। ICT केंद्रित शिक्षा का मतलब होता यह है कि जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने में समर्थ हो। ठीक, स्कूल योजना में ICT के अंतर्गत कई राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया गया है। स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन का मतलब, जैसे लगभग अपने यहाँ भी अपने ब्लॉक में कई सारे स्कूलों में स्मार्ट क्लासें बन गई हैं। स्मार्ट क्लासें जहाँ पर LED TV लग चुकी है, यानी कह सकते हैं डिजिटल बोर्ड लग चुके हैं। ठीक, डिजिटल बोर्ड में क्या कि अब हम जैसे YouTube चलाना हुआ, किसी की क्लास पढ़ना हुआ, तो हमने उसी पे सर्च कर लिया और एक साथ सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। साथ में हम किसी भी चीज़ का प्रयोग आसानी से दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी उपकरण के बारे में बताना है, तो हम उस उपकरण का सचित्र वर्णन उसमें दिखा सकते हैं। चित्र भी बढ़िया बना हुआ है, 3D की, यानी 3D का मतलब क्या हुआ, हम उसे ऐसा दिखा सकते हैं कि जैसे ये वास्तविक है। ठीक, ऐसा ये किसके माध्यम से, ICT का। और इसीलिए यानी ICT का प्रयोग कर सके, इसके लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। इसका उद्देश्य युवाओं को ICT का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा और संस्थापन, जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण
एवं मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषयों के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। ठीक, जैसे पहले क्या होता था, हम लोग जैसे विज्ञान पढ़ते थे, तो विज्ञान में क्या होता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, हम पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या क्या, क्या प्रयोग करें। अब यहाँ पे जैसे मोबाइल का प्रयोग भी हो रहा है, लैपटॉप का भी प्रयोग हो रहा है, ये क्या है, आईसीटी का प्रयोग है। ठीक, अब इसको और मनोरंजक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे जो टॉपिक आ रहा है, तो उन जो जैसे बातें आई जो प्रमुख, तो उनको हम सचित्र वर्णन करके बता सकें। ठीक, अब जैसे हमें मान लीजिए कृषि यंत्रों के बारे में पढ़ाना है, तो अब जो बाबा के ज़माने में कृषि यंत्र थे, अब वो तुम लोगों ने नहीं देखे होंगे, तो यदि हम उनको टीवी पे दिखा दें कि ये देखो पहले के समय में ऐसा हाल था, है ना, इस तरह से बैलों से जुताई होती थी, तो तुम लोगों को लगेगा, वास्तव में उसका अनुभव कर पाओगे। ऐसे बस जान रहे हो कि नहीं बाबा के ज़माने में बैलों से जुताई होती थी, लेकिन कैसे होती थी ये नहीं पता। तो ये जानने के लिए इससे क्या होगा, जब हम ऐसा मतलब कि उसका सचित्र वर्णन दिखाएंगे, सचित्र के रूप में दिखाएंगे, वास्तविक उसका प्रयोग दिखाएंगे, तो जो बात हम मौखिक रूप से बता रहे हैं वो हमारे, जब सचित्र देखोगे तो वो हमारे दिमाग में क्या होगी, बैठ जाएगी। यही तो होगा। और इससे क्या होगा कि जो हमें विषय लग रहा था अरे ये बहुत कठिन है, अब वो कठिन नहीं लगेगा, लगेगा कठिन, क्योंकि हम उसे कई तरीकों से तोड़ मरोड़ के देख सकते हैं आसानी से। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों का प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ई किताबों का प्रयोग का मतलब क्या हुआ, जैसे पता लगा अभी हमारा जो सत्र शुरू होता है वो कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से। नई क्लास में हम लोग बच्चों को प्रमोट कब करते हैं, 1 अप्रैल को प्रयोग। ठीक, 1 अप्रैल को बच्चा अगली कक्षा में चला गया और किताबें कब मिली तुम लोगों को, जुलाई में मिल रही है। ठीक, तो अब बच्चा अप्रैल, मई और जून इन महीनों में कैसे पढ़ेगा, उसके लिए किताबें उसके पास तो है नहीं, है ना। तो अब उसके लिए क्या किया जाएगा, ई बुक। ई बुक का मतलब जैसे देखा होगा हमने कल, अब हमारे पास यहाँ किताब नहीं है, लेकिन हमने क्या किया था, इंटरनेट से जो तुम्हारा लेसन था विज्ञान एवं तकनीकी ना, तकनीकी में नवीनतम प्रगति, तो हमने क्या किया, गूगल से उसको डाउनलोड कर लिया। तो ये जो पीडीएफ पेज है, बुक है ऑनलाइन जो हमने डाउनलोड कर ली, तो यही है ई बुक। ई बुक यानी इंटरनेट वाली बुक, किताब। ठीक, तो इसका प्रयोग और बढ़ रहा है। अब देखो हम ही प्रयोग कर रहे हैं, अब तुम लोगों के पास नहीं होती, अब अगर सबके पास यहाँ मोबाइल होता तो यही कहा जाता, या टैबलेट होता, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी होता, अगर यहाँ पे किताब नहीं होती तो हम लोग क्या कहते हैं, चलो अच्छा हाँ इस वेबसाइट पे पहुँचो, फटाफट ये किताब सब लोग डाउनलोड कर लो। तो सब लोग अपने अपनी किताब में खोल के, यानी अपने अपने लैपटॉप कंप्यूटर में खोल के वही बुक बैठ जाते हैं। तो ये बढ़ावा ही तो है ई बुक का। अब धीरे धीरे, अभी तुम लोग छोटी क्लासों में हो, जब बड़ी क्लासों में जैसे 9, 10, 11, 12 में पहुंच जाओगे तब बुकें ढूंढोगे गूगल पे जाके। ठीक, तो ये क्या है, बढ़ावा ही तो। इसके बाद अब अगला आता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई। तो इसमें क्या, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकॉस्पर का एवं नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन हुआ। यानी 1962 में अंतरिक्ष के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई एक जाना माना नाम है हमारे देश के
प्रमुख वैज्ञानिक थे, विक्रम साराभाई। इन्होंने किसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति एक बने। इसका काम क्या होता था? सैटेलाइट जैसे में भेजना हो, उपग्रह जिनको बोला था उपग्रह, या अंतरिक्ष से संबंधित हमें जो भी नए नए खोजें करनी है तो वो इस समिति का काम होता था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। नाम क्या था? इनकॉस्पर। ठीक, इनकॉस्पर, ध्यान रखना। इसके बाद फिर उसी का नाम बदल के 1969 में गठन कर दिया गया इसरो का। ठीक, इसरो यानी ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, संगठन है, जो जिसका काम क्या है? जैसे हमें मान लीजिए मिसाइल भेजना है तो इसरो ही भेजेगा। अभी चंद्रयान भेजा गया था तो किसके द्वारा भेजा गया था? इसरो के द्वारा भेजा गया था। इनके अलग अलग केंद्र हैं, यानी अलग अलग जगहों से भेजा जाता है। जैसे कभी कहता है वहाँ बेंगलोर से भेजा गया, कभी कहते हैं वो हरिकोटा से भेजा गया, तो ये इनके अलग अलग केंद्र हैं। ठीक, एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। भारत की जब अंतरिक्ष एजेंसी शुरू हुई और भारत को जब पहला सैटेलाइट भेजना था तो पता भारत के वैज्ञानिक उसको कैसे लेकर गए थे? जो सैटेलाइट गई थी वो बैलगाड़ी और साइकिल पे लाद के ले गए थे हमारे वैज्ञानिक। और आज देखो, यानी हमारे पास ये कह सकते हैं इतने अच्छे संसाधन नहीं थे। ठीक, मिसाइल साइकिल पे एक बनाई दूसरी जगह जाती है, लॉन्च करने के लिए कोई ऐसा स्थान ढूंढा जाता है ताकि जिससे अगर मान लो मिसाइल अंतरिक्ष में भेजी जाए और वो सही जगह पे ना जाके रास्ते में वो विस्फोट हो जाए या रास्ते में उसका मार्ग विचलित हो जाए तो वो कहीं घनी बस्ती या किसी देश पे ना गिरे। तो इसके लिए क्या करते हैं? उसको समुद्र के किनारे कहीं ना कहीं स्थापित किया जाता है, बनाया जाता है, जो प्रक्षेपण केंद्र बनाया जाता है। तो जो प्रक्षेपण केंद्र था, यानी मुख्य कार्यालय से प्रक्षेपण केंद्र तक जो मिसाइलें ले जाई गई थी तो उसको बैलगाड़ी और साइकिल पे लाद के ले जाया गया था। आज उसी केंद्र ने, यानी उसी संगठन ने आज हमारे भारत देश को ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया कि वो अब, यानी जिसके पास खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, वो आज अन्य देशों की सैटेलाइटें भेजता है और अन्य देशों की सैटेलाइटों को भेजकर खुद अच्छा खासा पैसा कमाती है हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक, अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट एवं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद है। इनसैट उपग्रह दूर संचार एवं दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा के चेतावनी के लिए तथा IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। ठीक, जैसे इनसैट एक उपग्रह है इनसैट। अब इनसैट का जो प्रयोग किया जाता है तो उसका काम, यानी उसकी सहायता से हमें क्या मदद मिलती है? इनसैट की सहायता से दूर संचार का मतलब यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर हमें किसी से बातचीत करनी हुई तो। दूसरा टेलीविजन दूरदर्शन प्रसार, यानी अगर हमें दूर देशों की खबरें जाननी है, उनके बारे में जानना है तो हम इनसैट की सहायता से, यानी इनसैट उपग्रह की मदद लेते हैं। यदि मौसम विज्ञान का मतलब जैसे सुना होगा, आज गूगल बाबा बता रहे हैं कि आज बारिश होगी, बताया था। आज गूगल बता रहा है कि आज बहुत तगड़ी धूप निकलेगी, आज बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो ये किसकी सहायता से? इनसैट उपग्रह की सहायता से। ठीक, प्राकृतिक आपदा जैसे कहते हैं सुनामी आने वाली है, बहुत तगड़ी आंधी आएगी, तो इसकी भी जानकारी हमें इनसैट उपग्रह की सहायता से मिल जाती है। और जो IRS है, IRS का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो प्राकृतिक संसाधन के सर्वेक्षण के लिए, प्राकृतिक संसाधन जैसे नदी हो गई, पर्वत पहाड़, ठीक, कोयले के भंडार, तो इन सबको जानने के लिए IRS का प्रयोग किया जाता है। ठीक,
भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। इनमें एक है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ये याद रखना, यानी हमारे देश में 2 प्रकार के उपग्रह भेजे जाते हैं, यानी प्रक्षेपण यान है। प्रक्षेपण यान का मतलब जो उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाते हैं वाहन, ठीक, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक PSLV, ठीक, PSLV यानी जिनको बोला जाता है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट यानी जो ध्रुवों के सापेक्ष भेजे जाते हैं, ठीक, वो किसके माध्यम से भेजे जाते हैं? PSLV की सहायता से। PSLV, ठीक, याद रखना, PSLV रॉकेट की सहायता से ध्रुवों पर जो उपग्रह होते हैं वो भेजे जाते हैं, जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। और दूसरा होता है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, भूस्थैतिक GSLV जिसको बोला जाता है, ठीक, GSLV और ऊपर हो गया PSLV। 2 तरह के सैटेलाइट भेजे जाते हैं, ठीक, कौन से? PSLV और GSLV। ये 2 प्रकार के क्या सैटेलाइट वाहन हैं, यान, प्रक्षेपण यान है, जिनकी सहायता से हमारे उपग्रह भेजे जाते हैं, ठीक। अब GSLV जिसमें इनसेट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। GSLV में किसके उपग्रह छोड़े जाते हैं? इनसेट प्रकार के, ठीक। और PSLV में संवेदी यानी जो सूचना वाले जितने होते हैं, ठीक, वो। सितंबर 2004 में भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV F1 द्वारा प्रक्षेपित एडुसैट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, क्या भारत की शिक्षा के लिए समर्पित उपग्रह कौन सा है? तो भारत की शिक्षा के लिए जो समर्पित उपग्रह है उसका नाम है एडुसैट। क्या नाम है? एडुसैट, ठीक। ये भारत का पहला उपग्रह है, किस लिए? जो शिक्षा के लिए भेजा गया है। आकाश गंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल जो सूर्य से लगभग 1 लाख गुना बड़ा है पाया गया है। इसकी पुष्टि जापान के कियो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान एवं चंद्रयान के सफल परीक्षण में सफल रहा। यानी ये तो भारत जो मतलब कह सकते हैं, जो हमारी आकाशगंगा है उसके पास सूर्य से 1 लाख गुना बड़ा ब्लैक होल पाया गया है। इसकी खोज किसने, यानी इसकी पुष्टि किसने की? जापान की एक यूनिवर्सिटी है कियो, उसने की। और भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो, उसने अभी कुछ समय पहले भेजा मंगलयान, फिर चंद्रयान 1 भेजा गया। चंद्रयान 2 हमारा मिशन फेल हो गया था। इसके बाद अभी कुछ समय पहले यानी पिछले साल कौन सा भेजा गया मिशन? चंद्रयान 3। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो जरा जान लीजिए। क्या अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे सर यूरी गागरिन। कौन थे? हाँ, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कहा जाए तो ये सर यूरी गागरिन, ये यानी पूरे विश्व के हैं, ठीक। दूसरा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, ये तो विश्व के हो गए। भारत के अगर कहा जाए कौन थे तो वो थे राकेश शर्मा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा। दूसरा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थे? तो ये थी कल्पना चावला। और भारत का प्रथम चालक रहित विमान, यानी विमान हवा में उड़ने वाला वाहन बिना चालक के, यानी जो चालक रहित, यानी जिसमें ड्राइवर होता, पायलट होता ही नहीं है, उसका नाम क्या था? लक्ष्य। क्या नाम था? लक्ष्य, ठीक। तो आज बस इतना ही, बाकी का जो लेसन होगा वो हम कल पढ़ेंगे।